हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं और हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल भी लगभग आपका खत्म सा ही है यार, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके 10-12 सवाल बाकी हैं, मतलब आपका केवल सर्कल और पॉलीगन रह गया है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इन 2 दिन की छुट्टियां थी, तो इन 2 दिनों का आपका शेड्यूल क्या था। इन 2 दिन में आपने क्या पढ़ाई करी, कुछ पढ़ाई करी कि ऐसे ही। इन 2 दिन में आपने क्या आगे के सवाल करने की कोशिश करी, या आपने पीछे का कुछ रिवीजन किया, या कुछ भी नहीं पढ़ा। केवल गणित की मैं बात कर रहा हूं कि 2 दिन की जैसे आपकी छुट्टियां थी, आपके पास शीट अपलोड थी, क्या किसी भी बालक ने आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करी। वॉइस तो एकदम क्लियर आ रही है भाई। बच्चा कह रहा जू गए थे झूमने, घूमने जू गए थे चिड़ियाघर। चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद तुमको भी जू में ही डाल दिया जाएगा। तुम भी बंदरों के साथ खेलते हुए मिलोगे, फिर बताएंगे देखो ये बेरोजगार अंकल हैं। बालक दिखाएंगे अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो इनकी तरह तुम आ जाओगे। हम्म, चिंता मत करो, जल्दी तुमको वहीं जाना है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फील्ड हुच साइड आर 96 मीटर, 110 मीटर एंड 146 मीटर। अरे जू देखना है तो अपने आप को शीशे में देख लिया करो, हैं। बताओ, अगला सवाल करेंगे 58 नंबर। 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी भुजाओं का रेशियो 3:2 है। रेक्टेंगल पार्क का पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सवाल का क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 96 मीटर, 110 मीटर, 140 मीटर। इसका एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड का रेशियो 3:2 है। तो रेक्टेंगल की भुजाओं का अनुपात कितना है बच्चों, 3:2। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ कि आपसे पूछा रेक्टेंगल का परिमाप, परिमाप बाद में निकालना, पहले एरिया तो बराबर करो। तो बताओ बच्चों ट्राइंगल कैसा है। पिछली क्लास में भी ऐसा सवाल होता है, कैसा ट्राइंगल है भाई। ट्राइंगल की भुजाएं 96, 110 और 140 मीटर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। चलो 2 से रेशियो लेके देख रहे हैं, सारी साइड 2 से कट जाती हैं। 2 से 96 कटेगा 48 बार, 2 से 110 को काटेंगे 55 बार, और 2 से मेरे दोस्तों यहां पे 146 को काटेंगे 73 बार, यानी कि 48, 55, 73। तो बच्चों ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा हाइपोटीनस है क्योंकि सबसे बड़ी है, और ये दोनों भुजाएं ये 90 डिग्री एंगल बनाने वाली हैं, राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं। आप बोलोगे जी सर बेहतरीन। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपने 1 सेकंड में निकाल लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ये 96 और 110 इनकी गुणा करेंगे 1/2, 96 गुणा 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां पर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एरिया आ गया प्यारे बच्चे किसका, एरिया ट्राइंगल का। अब आप मुझे बताओ रेक्टेंगल, इस ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। अगर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, तो आयत का एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा भाई 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है सवाल में, इसके बराबर दी है। बताओ कितने गुना है स्टूडेंट्स, बताओ कितने गुना है। तो भैया 6 से तो 96 16 बार चला जाएगा, और 2 से 16 चला जाएगा जी 8 बार, यानी कि एरिया का जो मल्टीपल आ गया वो 880 आ गया। 8 गुणा 110 यानी कि 880, 880 मीटर स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 880 मीटर स्क्वायर। बोलो बात को समझे। आप बोलोगे हां जी सर समझे। सवाल में स्टूडेंट पूछा क्या है, आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होगा मेरे प्यारे में वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। आप बोलोगे हां जी सर यही होगा परिमाप। तो
भाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, 3 और 2, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया जी 3 प्लस ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 3 और 2 5 का दुगुना, यानी कि परिमाप आएगा 10 यूनिट। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई कि अगर एरिया मल्टीपल 880 है, एरिया 880 गुना हो रहा है, पेरीमीटर तो लंबाई है, तो लंबाई का मल्टीपल क्या होगा जी, लंबाई का मल्टीपल होगा अंडर रूट 880। अगर एरिया मल्टीपल 880 है तो लेंथ मल्टीपल अंडर रूट 880 मीटर होगा। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब देखो 880 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, बताइए बच्चों 880 का अंडर रूट क्या आ जाएगा। अभी एंड में 5 तो आएगा नहीं, ये 11 भी नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 880 किससे कटता है, 16 से। 880 का मतलब 16 से कटने वाला नंबर है, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो बच्चों 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, तो 4 दो साम 40, 40 अंडर रूट 55 मीटर इस सवाल का आंसर है। 40 रूट 55 मीटर ये आयत का परिमाप हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। सभी बच्चे समझ पाए, कितना प्यारा सवाल है। तो जिस बच्चे को बस इस सवाल में एरिया को बराबर करना था, पिछली क्लास में ऐसा सवाल हुआ था एक, अब किसी को एरिया निकालना ही नहीं आता तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। बताएंगे अगला सवाल स्टूडेंट। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बनाओ, बनाएंगे बच्चों, इसका क्या उत्तर है, फटाफट करिए स्टूडेंट, बनाइए। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस लेवल का। अगला सवाल बोला है एक ट्रायंगुलर पार्क की जो साइड है वो 100 मीटर, 156 मीटर और 224 मीटर है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 100, 156 और 224 मीटर है। इसका एरिया एक रेक्टेंगुलर खेत के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 21:20 के रेशियो में है। इसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड का रेशियो 21:20 है। आयत की भुजाओं का अनुपात जो वो 21:20 है। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा है इस खेत के चारों ओर, इस रेक्टेंगल के चारों ओर 25.5 रुपए पर मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। सवाल में साफ साफ बोला है 25.5 रुपए पर मीटर की दर से इस खेत के चारों ओर फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा। पुटिंग फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 25.5 रुपए पर मीटर। इसके चारों फेंसिंग करने कांटेदार तार लगवानी है। एक आयत है रेक्टेंगल जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया 21:20 बोला है। इसके चारों ओर अगर मैं कांटेदार तार लगवानी है, चौबंदी करनी है तो कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर का खर्चा 25.5 रुपए है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यह पता लगाना पड़ेगा कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, परिमाप। आपकी जिंदगी का मकसद परिमाप निकालना है। वो कैसे निकलेगा बच्चों, सवाल में देखो ये लाइन दे रखी है कि ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगुलर खेत का एरिया बराबर है, तो दोनों के एरिया को बराबर करना है। इसका मतलब हमें इस केस में पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। बताओ बच्चों, ट्रायंगल की साइड है 100 मीटर, 156 मीटर और 224। ट्रायंगल की जो भुजाएं वो कितनी है, 100 मीटर, 156 मीटर, 224 मीटर। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं। तो बताओ किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड कर लो। तो यहां से मेरे दोस्तों 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर लो। 100 4 से चला जाएगा 25 बार। 156 को 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 39 बार। और ये 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 4 पंजे 20 और ये 4 छिंग 24, 56 बार। 25:39:56, यानी कि मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं जिसकी साइड 25, 39, 56 है। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उससे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो जिसकी साइड 25, 39 और 56 है। इसे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो मेरे प्यारे भाई। भाई इसका निकालना मुश्किल है इस वाले का, तो इसका ना निकाल के मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। 4 से भाग कर ले जिसकी भुजा 25, 39 और 56 है। तो देखिए इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं तो एरिया भी इंटीजर में आना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया, या तो मैं एरिया निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो या तो मैं निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, या फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया, अगर आपको याद हो कि ऐसी दो साइड ढूंढो जो ट्रिपलेट बनती हूं। 56 तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनता 90 डिग्री के सामने। 25 को मेरे दिमाग में देख के आता है 15, 20, 25। आप बोलोगे हां जी सर ये ट्रिपलेट है।
39 को देख के दिमाग में आता है क्या? 5 12 13 ट्रिपलेट, भाई 13 का एक ही ट्रिपलेट है, 5 12 13, उसका 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये 12 चौक 48। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दोनों में 20 तो कॉमन है और 15 और 48 तो 56 नहीं हो रहा, तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। इसका मतलब ये वाला तो है नहीं। 15 20 25 39 में 5 12 13 है तो 3 गुना होगा, सॉरी 3 गुना होगा। 5 12 13 ट्रिपलेट है, इसका 3 गुना आएगा जी। 15 15 36 39 ये ट्रिपलेट है। अगर आप गौर से देखो तो दोनों में ये 15 कॉमन है, दोनों में 15 कॉमन है और 20 प्लस 36 किसके बराबर हो रहा है? 20 प्लस 36 हो रहा है 56 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि 56 बेस पर, ये 56 तो आपका बेस होगा आधार, इस 56 बेस पर हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 15। 56 बेस पर हाइट 15 रही होगी। ये मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और मात्र मैंने 1 सेकंड में एरिया निकल गया। समझ में आया? अरे भाई साहब मैं वो भी बता दूंगा। 25 का ट्रिपलेट 15 20 25 दिमाग में है, आप बोलोगे हां जी सर है। अबे मल्टीपल फल्टीपल बाद में बता दूंगा, पहले बेसिक समझ लो इस सवाल का। नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप भूल चुके हैं कंसेप्ट, दोबारा से रिवीजन करके समझिएगा। या तो आप इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से, या फिर मेरे दोस्तों आप यहां पे ऐसी दो साइड पकड़ो जो ट्रिपलेट बन रही है, जो हाइपोटीनस बन रही हो। 25 का मतलब 15 20 25, 39 का मतलब 5 12 13 का 3 गुना। अब दोनों में 15 कॉमन है और 20 प्लस 36 किसके बराबर हो रहा है? 56। यानी कि ये ट्राइंगल ऐसा है, ये ट्राइंगल ऐसा है जिसमें दो साइड है 25 39 और तीसरी साइड है 56 है। और देखो दोनों में ये 15 कॉमन है, 15 20 25 और 15 36 39, 20 प्लस 36 54 हो गया। यानी कि 56 बेस पर आपकी हाइट 15 है, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। जिसके नहीं समझ में वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो। 5 12 13 का 3 गुना है रजनीश। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर ये एरिया आ गया। ये एरिया इस ट्राइंगल का एरिया आया है जिसकी साइड 25 39 और 56 है। इस ट्राइंगल का एरिया आया है। मुझे निकालना उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी साइड 100 156 और 224 है, साइड 4 गुना है। भाई इस ट्राइंगल का एरिया आया, मुझे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इस वाले का, साइड 4 गुना। साइड कितनी होनी चाहिए? 4 गुना होनी चाहिए। अगर साइड 4 गुना है, भुजाओं को 4 गुना करोगे तो एरिया कितने गुना करना पड़ेगा? एरिया करना पड़ेगा 16 गुना। 4 का स्क्वायर 16 गुना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये इस ट्राइंगल का एरिया आएगा जिसकी भुजाएं 100 156 156 और 224 मीटर है। तो देखो आप कैलकुलेशन को कम कैसे करते हो, इसका एरिया निकालते मुश्किल होती है और निकाल भी नहीं पाते। हीरोन्स फॉर्मूला निकालते पूरे 1 घंटे में एक ही सवाल होता पेपर में। तो मैंने इसकी साइड को पहले 4 से भाग कर लिया, छोटा ट्राइंगल बन गया। इस छोटे ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाल लिया। लेकिन आपको छोटे ट्राइंगल का नहीं, आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए इसका। साइड को 4 गुना करना है, मैंने 4 से भाग कर लिया था ना। 25 चौका 100, 39 चौका 156, 56 चौका तो 224। अगर आप साइड को 4 गुना करोगे, हर भुजा को 4 गुना करोगे तो एरिया 16 गुना आ जाएगा। यानी कि ये एरिया आ गया मेरे दोस्तों हमारे ट्राइंगल का, ये एरिया आ गया ट्राइंगल का जिसकी मुझे तलाश है। आप बोलोगे हां जी सर। तो बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए, बिना कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करे, मैंने 1 सेकंड में एरिया निकाल के दिखा दिया। लेकिन वो कर वही बच्चा पाएगा जिसने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा हो, जिसको ट्रिपलेट याद हो और जिसने पीछे का रिवीजन किया हो। जो बच्चा भूल गया उसको नहीं समझ में आएगा और मैं समझाऊंगा भी नहीं। उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। टाइम लगेगा लेकिन उसमें 1-1.5 मिनट आपका। तो ये ट्राइंगल का एरिया आया, ये रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? रेक्टेंगल की लंबाई 21 है, चौड़ाई 20 है। तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा जी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 21 गुणा 20। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे स्टूडेंट्स? इतनी दे रखी है। बताओ कितने गुना है? बताइएगा बच्चों कितने गुना है, जवाब दीजिएगा। तो 216, ध्यान सुनिएगा, एरिया कितने गुना है? 1 सेकंड पेन ही नहीं चल रहा। 2 से 16 8 गुना। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। अब 20 से 15 8 120 मेरे दोस्तों 6 गुना हो गया, 6 गुना।
अब 21 से मेरे दोस्तों 7 या 21, 7 अट्टे 56 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 3 से मेरे दोस्तों ये 2, तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16। कितने गुना है? 2 अट्ठे 16 गुना, 16 गुना। यानी कि एरिया मल्टीपल 16 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया ना, एरिया मल्टीपल 16, इसका 16 गुना है। मैंने काट लिया दिमाग में, है ना, इजीली काट सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं काट के, अगर किसी बालक को ना समझ में आई हो कि कैसे काटा है हमने। 2 से 16 चला गया जी 8 बार। अब ये देखो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 20 से 120 चला गया 6 बार अभी। और 21 से मेरे 7 से काट लेते, 7 ते 21, 7 अट्टे 56। अब 3 से चला गया 6 2 बार। तो बताओ क्या ये 8 दूनी 16 नहीं बचा? तो यानी कि 16 गुना। अगर एरिया मल्टीपल 16 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 4। बस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। यानी कि 21 प्लस 20 41, 41 का दुगना 82। ये पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर। गधो लंबाई ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये पेरीमीटर आएगा 41 का दुगना 82। अगर एरिया मल्टीपल 16 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 4। लेंथ मल्टीपल 4 होगा। अगर एरिया 16 गुना है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो पेरीमीटर जो है 4 गुना होगा, यानी कि 82 गुना 4 मीटर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया, परिमाप। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि इसके चारों ओर हमें चौबंदी करनी है। 1 मीटर का कॉस्ट 25.5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो भाई इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 25.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 82 गुणा 25.5 चौका कितना आएगा? 25 चौका 100 और 2 102 रुपए। 82 गुणा 102 रुपए सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 दूनी 4, एंड में 4 आना चाहिए, आंसर नहीं है। अगर 82 की 100 में गुणा करें तो 8000, 8000 से बड़ा आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। खत्म, ऑप्शन नंबर ए समाप्त। कुछ बालक ये कह रहे थे कि सर 25.5 का मल्टीपल चेक कर लो। 25.5 का मल्टीपल 25.5 सर 3 से कट रहा है। देख बेटा सारे ऑप्शन 3 से कटने वाले हैं। ये भी 3 से कट रहा है, चलो ये नहीं कट रहा, ये दोनों तो कट रहे हैं। 25.5 17 से कटता है, ये भी 17 से कट रहा है, ये भी। तो ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है। आजकल एग्जाम इतना पागल नहीं है कि हर सवाल को आप ऑप्शन से कर पाओ। तो इसलिए आपको इसको बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से क्या, मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया है। बाकी किसी टीचर के पास पढ़ेगा, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक करेंगे सॉल्यूशन। मैं आपको इतनी सी जगह में बताया हूं, लेकिन मैं दिमाग ज्यादा लगवाता हूं, और लगाना पड़ेगा कि केवल आपके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना जल्दी कर पाते हो पेपर में, यह मैटर करता है। पहले आयत का एरिया निकाला, सॉरी ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का शॉर्टकट है हमारे पास। लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेहनत करी हो, जिसको याद हो, पता हो, ट्रिपलेट जानता हो, मेथड जानता हो, शॉर्टकट जानता हो। इसको रेक्टेंगल के एरिया के बराबर कर दिया। एरिया मल्टीपल 16 है तो पेरीमीटर मल्टीपल 4, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। 1 मीटर का कॉस्ट 25.5 रुपए। इतने मीटर पे अगर हम तारबंदी करवाएंगे कितना खर्चा आएगा? 25.5 से गुणा कर देंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 60वां सवाल, जवाब दीजिएगा बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट बनाओ। हाँ 41 का मल्टीपल से चेक कर सकते हैं शिवम। पहला और आखिरी दोनों 41 का मल्टीपल है। गधा लोग 41 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, दोनों ही है। कैसे करोगे? काटने से आया जितेंद्र। एक रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम है। एक आयत का, किसी आयत का और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा रेक्टेंगल की एक साइड ट्राइंगल की साइड के बराबर है। तो आयत और ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? एक आयत है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों का पेरीमीटर परिमाप सेम है। आयत की एक भुजा ट्राइंगल की भुजा के बराबर है, ठीक। तो आपसे पूछा है आयत के एरिया और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा।
एरिया का रेशियो हम तभी निकाल पाएंगे जब आपको रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक है आपके पास रेक्टेंगल, एक आपके पास रेक्टेंगल है और एक है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि एक आयत का और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों साइड बराबर होती है ना, तीनों। आप बोलोगे हाँ सर तीनों साइड बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों ही साइड बराबर होती, ठीक। आयत की मेरे दोस्तों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और रेक्टेंगल की एक साइड बराबर है। रेक्टेंगल की अगर ये साइड इसके बराबर कर रहे हैं हम, सपोज रेक्टेंगल की जो ये वाली भुजा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको यह भी समझना चाहिए कि रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। समझ में? आयत की एक भुजा और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा के बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की दो साइड बराबर होती है, यानी कि सब बराबर हो गया। उनका पेरीमीटर सेम है। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही मेरे दोस्तों यहां पे जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही जो है यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। अब बताओ स्टूडेंट्स करा कैसे जाए इस सवाल में? बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, देखो मुझे इसको कुछ ना कुछ मानना तो है भाई, मुझे इसको कुछ ना कुछ मानना तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर मानना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 है तो 1 मानने से ना मुश्किल होता है, क्योंकि 1 मानने से एरिया इजीली नहीं निकलता। अगर मैं 2 मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अपनी मर्जी से 2 है। बचपन में हमको क्या सिखाया गया कि माना भुजा x है, अब x को डाल दो चूल्हे में। एक्स पे एक्स नहीं मानते, एक्स के अलावा 1 2 3 4 इजी सा नंबर पिक करना शुरू करो। मैं मान लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 2 है। मैंने 2 ही क्यों माना? कि मैं डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, मुझे एरिया जरूरत है, √3 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है। तो पेरीमीटर कितना होगा? 6। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग 6। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 जो है वो रेक्टेंगल की एक साइड के बराबर है, यानी कि ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। आप बोलोगे हाँ सर 2 और 2 4। तो आप हमें ये बताइएगा कि इस रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा? 2 2 4 2 6, रेक्टेंगल का परिमाप भी 6 होना चाहिए, 1 और ये 1 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 6 हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 6 हो गया, बात समाप्त। और देखो सवाल की सारी कंडीशन ही है। आयत की एक भुजा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक भुजा के बराबर है। एरिया का रेशियो पूछा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 एकम 2 लंबाई गुणा चौड़ाई रेक्टेंगल का एरिया। और आप जानते हैं अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा? रेक्टेंगल के और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 2 रेशियो √3। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बताओ हो गया। विनय कह रहे सर जी रेक्टेंगल को स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं तो भी डी आएगा। विनय तुमने एग्जाम को पागल समझ रखा है? ये कोई थ्योरम दिख रही है तुमको कि कुछ भी एज्यूम कर लोगे? दिस इज नॉट थ्योरम। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये करेगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। सवाल नंबर 61 जल्दी से बनाओ। 2 के प्लेस पे कोई मान लो देवेंद्र, x मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर यही आना है। बट तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मानो चाहे कुछ भी, आंसर यही आएगा, बट कैलकुलेशन ज्यादा होगी। सुमित कह रहे हैं 1 कैसे आया? सुमित दोनों का परिमाप रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर है। सवाल में बोला है रेक्टेंगल का इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? 2 2 4 2 6, 6 पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगल का भी 6 होना चाहिए। 2 और 2 4 और 5 6।
पेरीमीटर सेम कैसे लिया? बस तुम लोगों को मैं गर्दन उखाड़ दूंगा, तुम लोग सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर तुमको डाउट आता है किसी सवाल में तो कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ा करो दोबारा से। किसी आयतकार समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, परिमाप समान है, परिमाप समान है। आंखें फोड़ लो अपनी, ना दिख रहा हो तो चम्मच से आंखें निकाल के खिला दो किसी को, गधे कहीं के। कोई भी दिक्कत आएगी दे कमेंट, कोई दिक्कत आएगी दे कमेंट। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ो, कॉपी देखो, पीछे के नोट्स देखो, खुद से करो पहले, फिर ना हो तो एक बार सर फोड़ो अपना दीवार में, फिर उसके बाद पूछो कि सर नहीं हुआ अब बताओ। हर छोटी छोटी बात के लिए आश्रित मत हो। सवाल पढ़ लो तो आधी परेशानी तुम्हारी ऐसी खत्म हो जाए। मुंह फुका के मत आया करो यहां पे बेवजह का, क्वेश्चन पढ़ा करो। आगे चलेंगे। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो उसका एरिया √3 है। जल्दी करिए। अगला सवाल आपके सामने चित्र दिया गया है, PM भुजा PQ का 1/4 है। दूसरा, PN भुजा NS का 3/5 गुना है। यदि PMRN का एरिया 12.5 है तो आपसे पूछा है PQRS का एरिया बताओ। ये रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, साल में लिखा नहीं, आप लिख लेना कि एक रेक्टेंगल है, ये आयत है। अब इसमें ये बोला है इस आयत में कि PM जो है भुजा PQ का 1/4 है। ये जो PM है ये PQ का 1/4 है। PQ का PM जो है भुजा PQ का 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। PM इज 1/4 ऑफ PQ। PM इज 1/4 ऑफ PQ। इसका मतलब यह हुआ कि /4 आ रहा है ना। अगर मैं PQ की लंबाई को 4 मान लेता हूं, यहां से PM से PQ का रेशियो आ गया 1/4, यानी कि PQ की लंबाई अगर 4 है तो PM की लंबाई 1 है, रेशियो आ गया। अगर PM की लंबाई 1 है तो पूरा PQ की लंबाई 4 है, तो MQ कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3, 1/3। PM से MQ का रेशियो 1/3। आगे की लाइन, PN जो है NS का 3/5 गुना है, यानी कि PN जो है वो NS का 3/5 गुना है। तो PN से NS का जो रेशियो है वो 3:5 होगा, 3/5। यानी कि PN की लंबाई अगर 3 है तो NS की लंबाई 5 है, रेशियो आ गया। PN जो है, PN से NS की लंबाई का रेशियो 3:5 आ गया। बोला है अगर किसका PMRN, इसका एरिया अगर 12.5 है तो पूरे PQRS का एरिया आप बताओ। ध्यान सुनेगा। तो इस सवाल में 2 छोटे छोटे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूं, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है वो यहां पे इस्तेमाल होगा अगर सॉल्व करना है। सुनेगा बच्चों। पहला, जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, जैसे सपोज आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर मैं ट्राइंगल में ये बेस BC है, BC पर कोई भी एक लाइन खींच देता हूं, BC के किसी भी पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से आप मिला दो, कहीं भी कोई लाइन खींच दो, तो भाई जिस रेशियो, इस ट्राइंगल के 2 टुकड़े हो गए, इस ट्राइंगल के 2 टुकड़े हो गए, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। भाई ये आपके सामने ट्राइंगल है ABC, इसमें हमने एक लाइन खींच दी, भुजा के किसी भी बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिला लीजिए, तो जो बेस का रेशियो होगा वही इन दोनों ट्राइंगल के ADB और ADC के एरिया का रेशियो होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि BD से DC का रेशियो 3:5 है, BD से DC का रेशियो, इनकी लंबाई का रेशियो 3:5 है, तो दोनों ट्राइंगल ADB
और ट्राइंगल एडीसी के एरिया का रेशियो भी 3:5 होगा। जिस रेशियो में बेस एरिया भी उसी रेशियो में होगा। अगर बीडी से डीसी का लेंथ, बीडी से डीसी की लंबाई का 3:5 है, तो ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसीबी के क्षेत्रफलों का अनुपात भी 3:5 होगा। अनुपात भी 3:5 होगा। दूसरा कंसेप्ट यहां से कि भाई अगर आपके सामने एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है और आप रेक्टेंगल का डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते हैं मेरे पे दोस्तों, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है और आप उसका डायगोनल खींचते हैं, तो डायगोनल रेक्टेंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है, जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा सेम वही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ये दो कंसेप्ट हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब इस सवाल पे आ जाओ। जिसको नहीं समझ में आया एक बार में वो स्किप कर देना। जी बच्चे, ये दिखाई दे रहा है आपको दिया क्या? PMRN का एरिया 12.5। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायगोनल खींचता हूं, डायगोनल खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। तो इस वाले ट्राइंगल को देखो PRS को, इस ट्राइंगल को देखो PRS को, ये ट्राइंगल देखो PRS, इस ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है? इसमें लाइन है। ये बेस का रेशियो 3:5 है, तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा? 3:5 होगा। आप बोलोगे हाँ सर 3:5 होगा। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। यानी कि ये अगर बेस 3:5 के रेशियो में, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 3:5 होगा। यानी कि मेरे प्यारे भी टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। 3:5, ये टोटल एरिया कितना हो गया? 8। तो यहां भी टोटल एरिया, अगर PSR का एरिया 8 हो रहा है, ट्राइंगल PSR का एरिया 8 है, तो ट्राइंगल PQR का एरिया भी 8 होना चाहिए। अब ये तो 1:3 है, 1:3 तो 4 होता है, 1 और 3 का सम तो 4 होता है। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इस 4 को 8 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी होगी। 1:3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2:6। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो, इसे देखो, ट्राइंगल PQR को देखो, त्रिभुज PQR को देखो। ये एक लाइन खींची गई है, एक लाइन खींची गई है जो बेस को 6:2 में बांट रही है, तो एरिया भी 6:2 में डिवाइड होगा। और इसका एरिया 6 है तो इसका एरिया 2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तभी तो एरिया बराबर हो पाया, तभी तो एरिया बराबर है भाई। अगर इसका एरिया 3 और 5 8 है, तो इसका एरिया भी 6 और 2 8 बनना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का एरिया अलग अलग रहे, बराबर होना चाहिए। तो यानी कि रिलेशन आ गया। अब आप बताओ PMRN का एरिया क्या बना जी? PMRN का एरिया हो गया 2 और 3 5। PMRN, ये PMRN दिख रहा ना क्वालिटल, इसका एरिया हो गया 2 और 3 5। इसका एरिया 5 हो गया। 5 की वैल्यू सवाल में 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितने गुना? 2.5 गुना। 25 पंजे 125, 2.5 टाइम्स। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया, पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है? 16। 8 और 8 16, पूरे आयत का क्षेत्रफल है 16। तो 16 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी। 16 का 2.5 गुना आएगा 32 8 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है 40, ऑप्शन नंबर बी। देखो, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो स्किप कर दो। ऐसे सोचो कि उसने पढ़ाई नहीं है, और वो 3 महीने बाद अपने आप समझ जाएंगे, 3 महीने बाद। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। अगला टाइप आ गया आपके सामने। अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप आ गया, बहुत ही बेसिक टाइप है ये। अगला टाइप ओके। बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। इससे स्लो नहीं हो सकता सोम, इतना स्लो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे भाई, और नेक्स्ट मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एरिया ऑफ रोड, रास्ते का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ या फिर रोड। ये सवाल स्क्वायर में भी बन सकता है, बट
रेक्टेंगल में आप सीख गए, स्क्वायर का आप खुद पे खुद कर लोगे, अपने आप हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। स्टूडेंट दो तरीके से बन सकता है, दो तरीके से रास्ता बना सकते हैं। जैसे आपके पास स्टूडेंट एक रेक्टेंगल है, जैसे आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई है l, इसकी लंबाई है स्टूडेंट्स l और इसकी चौड़ाई है b। एक आयत है जिसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई है b। क्लियर है? ये आयत है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है x मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर ये रास्ता बनाया गया है स्टूडेंट्स, कितना चौड़ा है ये x मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? इसके चारों ओर, इस रेक्टेंगल के चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यहां लिखते हैं, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क आप समझ लीजिएगा, जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है वो b है। इसके चारों ओर x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई ये बनाया गया, इसके चारों ओर ये x मीटर चौड़ा रास्ता है, ये रास्ता बनाया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों आपसे जानना चाहते हैं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का एरिया, पार्क वगैरह में जाते होंगे दिल्ली एमसीडी के पार्कों में, तो आपको स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें दिखाई देती होंगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का एरिया स्टूडेंट्स बताइएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जो रास्ता x मीटर चौड़ा है, x मीटर चौड़ा होने का मतलब कि यहां से यहां तक की जो है मेरे दोस्तों, है भाई ये जो चौड़ाई है यहां से यहां तक की रास्ते की x है, ये x है मेरे दोस्तों, x मीटर चौड़ा है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बनाओ। आपके पास एक आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसमें बढ़िया घास लगी हुई है, l मीटर लंबा b मीटर चौड़ा। इसके चारों तरफ ऐसे x मीटर चौड़ा एक रास्ता चलाया गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यहां पे दो रेक्टेंगल बन गए स्टूडेंट, दो रेक्टेंगल, दो आयत बन गए। अगर मैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दूं तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। वेरी गुड, सहमत। अगर मैं बड़े रेक्टेंगल के एरिया, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि रास्ते की चौड़ाई ये x है और इधर से भी x है। मेरे प्यारे, बात समझ में आ गई? तो बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो जाएगी? बाहर वाले, भाई अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई जो है l है। x मीटर इधर से चौड़ा हुआ, x मीटर इधर से चौड़ा हुआ, तो क्या बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई l प्लस 2x नहीं हो जाएगी बच्चों? l प्लस 2x, क्या ये l प्लस 2x नहीं हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। अरे जवाब दीजिए, सब लोग पागल हैं। भाई अंदर वाले आयत की लंबाई l है, रास्ता इधर से x मीटर चौड़ा हुआ, रास्ता इधर से x मीटर चौड़ा हुआ, तो क्या ये टोटल l प्लस 2x नहीं हो गया? l प्लस 2x हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। इसी तरीके से अंदर वाले आयत की चौड़ाई b है। भाई रास्ता इधर से x मीटर चौड़ा हुआ, नीचे से x मीटर चौड़ा हुआ, तो x प्लस x 2x नहीं हो गया? तो बाहर वाले आयत की जो चौड़ाई होगी वो b प्लस 2x होगी। मेरे दोस्तों समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं? तो भाई बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटाओ, l प्लस 2x मल्टीप्लाई b प्लस 2x। भाई ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें अंदर वाले का एरिया माइनस कर दिया, l इंटू बी, माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, l इंटू बी माइनस कर देंगे। तो देखिए l इंटू बी से l इंटू बी कट जाएगा, l गुणा 2x l2x 2x b और ये 2x गुणा 2x 4x स्क्वायर, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x ये बचेगा। ये आयत का क्षेत्र, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। नितेश जी कह रहे हैं सर l प्लस x आना चाहिए ना। नितेश बेटा अंदर वाले आयत का जो है ये लंबाई l है अंदर वाले की। अरे x मीटर चौड़ा रास्ता इधर से, x मीटर उधर से, तो टोटल l प्लस 2x नहीं हो गया? अरे इधर से भी x मीटर चौड़ा, उधर से भी x, तो x प्लस x 2x नहीं हो गया?
तो 2x यहां पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2x इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत बेसिक बात है ये। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं? ईशांत, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अजय कह रहे सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अजय अगर आपको यह बात भी समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ समझने लायक ही नहीं है। और कृपया करके आप पंचवर्षीय योजना का प्लान करके चलें कि मेरी नौकरी को लगने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे लग पाएगी। बताओ, जो आदमी बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहा वो मिस्त्री मजदूर बनने लायक भी नहीं है। इंस्पेक्टर तो बहुत दूर की बात है कि मिस्त्री मजदूर जो पार्क वार्क की नपाई करते हैं ना वो भी कर लेते हैं इस बात को। चलो दूसरा केस, ये थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, थोड़ा सा। इसमें तो कुछ दिमाग की चीज ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। अब मेरे दोस्तों एक रास्ता में ऐसे बनाते हैं। ये एक आयत है, ये एक पार्क है, इसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है B। एक आयताकार रेक्टेंगुलर पार्क है, बढ़िया घास उगी हुई है, इसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B। लंबाई इसकी L है, चौड़ाई इसकी B है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब एमसीडी वाले क्या करते हैं, रास्ता इसके चारों ओर ना बना के इसके अंदर बनाते हैं, अंदर रास्ता बनाते हैं। मतलब एक रास्ता ऐसे बनाया गया है जो इसकी लंबाई के समांतर है, ऐसे ऐसे एक रास्ता बनाया गया। ये एक रास्ता ऐसे बनाया गया जो इसकी लंबाई के समांतर है, बिल्कुल ऐसे। और एक रास्ता बनाया गया भाई साहब ऐसे जो चौड़ाई के समांतर है, रास्ता बनाया गया ये रास्ता। ये रास्ता वही x मीटर चौड़ा है भी। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो आपके पास एक आयताकार पार्क है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई जो है वो B है। समझ में आया? अब इसके अंदर रास्ता ऐसे बनाया गया, एक रास्ता लंबाई के पैरेलल है, एक चौड़ाई के पैरेलल है। बाकी जो एरिया इसमें मस्त यहां पे घास उगी हुई है, यहां पे बाकी जो जगह है इसमें क्या उगी हुई है? घास उगी हुई है, मस्त घास। और ये मेरे दोस्तों आपका रास्ता है, ये वाला, दिस इज योर रास्ता। इस पे आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, उनको घुमा सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है भैया? अपना डॉगी टहला सकते हो, वॉक कर सकते हो, बूढ़े लोग इस पे ज्ञान देते हुए भी चलते हैं। ठीक है जी? ये तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स, बताइए। ये जो रास्ता है ये x मीटर चौड़ा रास्ता है, x मीटर चौड़ा। दिस रास्ता इज x मीटर चौड़ा, ये भी x मीटर चौड़ा है। करो। अरे बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले का एरिया घटा दिया विपिन, पागल हो क्या? हद होती है किसी चीज की। कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल? चलो, एक रास्ता लंबाई के समांतर चलाया गया है, एक रास्ता चौड़ाई के समांतर चलाया गया है। इन पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा जो मैंने पिंक पिंक कर रखा है? बताओ, सोचो जरा, ध्यान से सोचो भाई। ये जो रास्ता ये भी एक आयती बन गया ना, छोटा सा आयती बन गया। ये जो रास्ता है लंबाई के समांतर, ये भी आयती बन गया। इस आयत की लंबाई भी L होगी भाई, ये लंबाई भी L होगी, ये चौड़ाई x होगी। तो इसका एरिया आएगा L इंटू एक्स। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई ये जो रास्ता है ये भी एक आयती बन गया छोटा सा। इसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी चौड़ाई कितनी है? x। तो L इंटू एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो रास्ता जो चौड़ाई के समांतर है ये भी रेक्टेंगल ही बन गया भाई, ये भी आयती बन गया। देखो इसकी लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक इसकी लेंथ b है और इसकी चौड़ाई है x, यानी कि b गुणा x। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया भाई। ये भी तो एक आयती बन गया छोटा सा रास्ता। इसका एरिया हो गया L गुणा एक्स। ये हो गया मेरे दोस्तों, इसका एरिया हो गया b इंटू एक्स। लेकिन आपने एक चीज गौर करी कि जो बीच का एरिया, यही इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। चलो, इसमें तो कोई लॉजिक था ही नहीं, इसमें डाउट है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में।
ये जो एरिया है बीच में 2 बार काउंट नहीं हो गया, ये 2 बार इंक्लूड कर लिया हमने, ये 2 बार काउंट हो गया। भाई ये वाला जो बीच में बन रहा है ये इस वाले रास्ते में भी आ गया और इस वाले रास्ते में भी आ गया, तो ये हमने 2 बार गिन लिया। भाई गिनना तो एक ही बार है, इसका मतलब इसका एरिया एक बार हमें घटाना पड़ेगा। समझ में आया, ये 2 बार काउंट हो गया। ओके, ये इस वाले रास्ते में भी काउंट कर लिया हमने, इस वाले रास्ते में भी काउंट कर लिया, दोनों में आ गया। तो भाई इसमें बीच वाले को घटाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बीच वाला जो है बच्चों ये क्या है, ये बीच वाली चीज एक स्क्वायर, एक वर्ग है। भाई ये क्योंकि ये एक्स है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये एक्स एक्स साइड का एक स्क्वायर है, एक्स एक्स साइड का बीच में एक वर्ग बन गया। ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स, एक्स एक्स भुजा का एक वर्ग बन गया। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो स्क्वायर 2 बार काउंट हो गया था, तो एक बार मुझे यहां से क्या करना पड़ा स्टूडेंट, माइनस करना पड़ा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, टेंशन मत लो कि इस वाले रास्ते में भी आ गया, इसमें भी 2 बार काउंट हो गया, एक ही बार काउंट करना है, ये वर्ग बन गया क्योंकि ये रास्ते की चौड़ाई एक्स है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो यहां से मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा एल प्लस बी माइनस एक्स। ये आ गया मेरे दोस्तों क्षेत्रफल। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों केस बनते, मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाए चित्र बना के। अब भी ना समझ में आए तो माथे पर गधे का टोटू लगवा लीजिए जरा, और एक बार रास्ते में घूम जाओ, आप लोग सबको पता लग जाएगा कि कोई गधा चल रहा है। आगे चलते हैं, सवाल सॉल्व करेंगे इसी पे, फटाफट बनाओ। चित्र बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, हमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक रेक्टेंगुलर लॉन है 60 इंटू 40 मीटर स्क्वायर का, इसमें 2 रोड है, ईच 5 मीटर वाइड, रनिंग बिटवीन द पार्क। ये जो रोड है 5 मीटर वाइड है और पार्क के बीच में चल रही है। वन इज पैरेलल टू विद एंड वन इज पैरेलल टू, जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। वन इज पैरेलल टू विद एंड लेंथ भी आएगा। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। 60 पैसे पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से इस पर पत्थर बिछाने का, इस पे रोड़ी डालने का खर्च कितना आएगा, आपसे पूछा है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। एक पार्क है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 है, 60 बाई 40 का पार्क है। इसमें 5-5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बनाए गए। भाई ये पार्क है, 2 रास्ते बनाए गए इस प्रकार से, एक लंबाई के पैरेलल एक चौड़ाई के पैरेलल, ऐसे और एक ऐसे। अब इस रास्ते पर हमें रोड़ी बिछानी है तो उसका खर्चा पूछा है, तो पहले रास्ते का एरिया निकालो। एरिया निकालने का अभी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाया था। एरिया निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है भाई, ये रहा कंसेप्ट, ये रहा, कहां मर गया, ये रहा कि अगर पार्क के बीच में 2 रास्ते चल रहे हैं, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, कहां मर गया जी। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, एक्स 5 है, 5 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 60 प्लस 40 माइनस 5। तो 60 प्लस 40 100 माइनस 5, 5 गुणा 95 मीटर स्क्वायर ही आ गया। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। इस पे हमें पत्थर बिछाना है, रोड़ी मिट्टी डलवानी है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 60 पैसे। 60 पैसे का मतलब होता है 0.6 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.6 रुपए है, तो इतने का कॉस्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.6, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणा 0.6 3, 3 गुणा 95 कितना आएगा भाई, 3 गुणा 95 आएगा 270 और 15 250 रुपए, 285 रुपीज आएगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कितना बेसिक सवाल है जी। एक सवाल आपसे और पूछता हूं इसी कंसेप्ट पे, एक प्री लेवल समझा दिए, एक थोड़ा सा मेंस लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि इन पे 10-10 सवाल करवाए जाएं। बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है। 60 पैसे को रुपया में 0.6 लिखा है, 0.6 हिमांशु, ठीक है। हितेश करें, अच्छा रुपया में कितने पैसे होते नहीं पता, 1 रुपए में बेटा 100 पैसे होते हिमांशु। अच्छा रुपए और पैसे अलग अलग होता है क्या, पता नहीं है। नहीं, रुपए और पैसे अलग अलग होता है।
उतारना है विशाल को, उतारो भाई, उतारो जरा, उतार लो। हाँ जी रौनक है। उतार ले कंसेप्ट, सवाल करो अभी वाला, क्या आंसर है? सवाल आसान नहीं है। वंश क्या समस्या है? ये जो मैं आपको शीट सॉल्व करवाता हूं, सबसे खास बात यह है कि ये शीट टाइप वाइज है, टाइप वाइज और लेवल वाइज है। मतलब इसमें एक एक टाइप के सवाल मैंने ऊपर वैसे लिखा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लिख दूंगा तो शीट की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। टाइप वाइज है और वो मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं, फिर मेरा बहुत ज्यादा समय उसमें चला जाएगा। लेवल वाइज, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर टाइप के सवाल इसमें मिलेंगे। ऐसा ना तो कोई किताब है ना किसी दूसरे टीचर की शीट मैंने ऐसी देखी है जिसमें सारे टाइप के सवाल हों। देखो, एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है, माप है 55 × 45 मीटर है। पार्क के बीच से होकर दो रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। रास्ते के अलावा शेष भाग में लॉन है, ग्रीनरी, हरी हरी घास लगी हुई है। यदि लॉन का एरिया 1911 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? रास्ते की चौड़ाई बच्चों आपसे पूछा है इस बार यहां पे एक्स, ये पूछा है बच्चों। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी है 55 × 45। अब थोड़ा ना मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 55 है, चौड़ाई 45 मीटर है। अब इसमें दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता लंबाई के समांतर है, एक रास्ता चौड़ाई के समांतर है। ये तो हो गए रास्ते। बाकी शेष भाग में यहां पर ग्रीन ग्रीन घास लगी हुई है, लॉन है, ये घास लगी हुई है मेरे दोस्तों। तो भैया, और उस लॉन का एरिया दिया आपको, रास्ते का एरिया नहीं दिया, लॉन का क्षेत्रफल दिया है। तो अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस लॉन का ग्रीन ग्रीन घास जहां लगे उसका एरिया घटा दूं तो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई 55 है, चौड़ाई 45, 55 × 45। इसमें से आप माइनस कर देंगे इस लॉन का एरिया 1911। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब 55 × 45 क्या आएगा? 45 की पहले 50 में गुणा करेंगे तो 2250, फिर 45 की 5 में गुणा करेंगे 225, तो आ जाएगा 2475, 2475। तो आ जाएगा बच्चों 2475। और इसमें से माइनस करेंगे तो 6, 7 में से गया 6, 24 में से 19 गया 5, 566 मीटर स्क्वायर। यही आ रहा है क्या? कि यही आ रहा है क्या? 5 में से गया 4, सॉरी 564, 7 में से एक गया 6 और ये 5, 564 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? मैंने अभी आपको समझाया, अगर रास्ते की चौड़ाई x है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये होता है। x आपको निकालना है। अब एल प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों? एल प्लस बी, एल प्लस बी हो जाएगा 55 + 45, 100। तो x इंटू 100 माइनस एक्स बराबर ये आ गया 564। तो स्टूडेंट आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। अगर आप अंदर गुणा करोगे स्टूडेंट तो आपके सामने द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। अब आपको x का मान निकालना है तो ऑप्शन से चेक कर लू। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं 5। क्या 5 × 95 564 आएगा? नहीं। 5.5 रखोगे तो 10 में जाएगा? नहीं। 6, 6 × 94, 6 चौक 24, 4 यूनिट मैच कर रहा है, ये आंसर है 6। 6 रखेंगे एक्स की जगह। 6 × 100 माइनस 6, 94, 6 की 94 में गुणा करेंगे 540 और 24, 564 मीटर स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 6 मीटर। खत्म। अंकित पागल हो क्या?
मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, हर एक चीज हो गई। लास्ट एक और सवाल करेंगे बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 64। ये जो सवाल है 2022 के मेंस के पेपर में आया है और मैं आप लोगों से सवाल का आंसर जानना चाहता हूं कि सवाल का आंसर क्या है, मुझे जल्दी से बताइएगा। 60 पैसे को 6 रुपए कहते हैं। वेरी गुड हिमांशु। करिए। बताओ जी 1100। यार मुझे तो तुम उम्मीद नहीं थी, तुम लोग आंसर कैसे बताने लग गए? कहां से टीप रहे हो तुम लोग आंसर हैं? एक रेक्टेंगुलर पार्क 120 मीटर लंबा 104 मीटर चौड़ा है। एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों बनाया गया है। रिमेनिंग कंप्लीटली विद इन द पार्क, जो कि पार्क के अंदर ही है, पार्क की सीमा के साथ साथ। रिमेनिंग कंप्लीटली विद इन द पार्क, पार्क के बाहर नहीं है, पार्क की सीमा के अंदर है। आउटर एज ऑफ द पाथ, that outer edge of the path runs along the boundary wall of park. A white line of negligible thickness is to be painted along the inner edge of path. If it cost ₹2.50 to paint each meter white line, then how much will it cost to paint the inner edge of road completely? सवाल को केवल जानबूझ के लंबा खींचा गया है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। आपके पास एक आयताकार पार्क है, इस हिसाब से देख लो, 120 मीटर लंबा, ठीक है बच्चे, और 104 मीटर चौड़ा।
अब इस पार्क के अंदर ही अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है जो पार्क के पूरी तरीके से भीतर रहता है, पार्क के बाहर नहीं, इसके अंदर ही अंदर बनाया गया ऐसे रास्ता बनाया गया 1 मीटर चौड़ा। तो दिस रास्ता इज नथिंग बट द चौड़ाई ऑफ 1 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। रास्ते के अंदर के किनारों पर एक बिल्कुल नेग्लिजिबल मोटाई की एक सफेद लाइन जो पोती जानी है, मतलब यहां पे हम एक व्हाइट लाइनिंग करेंगे रास्ते के अंदर के किनारों पर, यहां पे एक हम व्हाइट लाइनिंग करेंगे। उसका खर्च आएगा ₹2.5 का पर मीटर के हिसाब से, ठीक है जी। 1 मीटर का तो आपसे पूछा है पूरी नरेज को पेंट करने में कितना खर्च आएगा, यहां पे व्हाइट व्हाइट लाइनिंग हम करेंगे। तो भाई अंदर वाले रेक्टेंगल का पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा भाई? भाई 1 मीटर चौड़ाई इधर से कम करो, 1 मीटर इधर से कम करो, तो अंदर वाले रास्ते की लंबाई होगी 120 माइनस 2 118, 118 मीटर हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 1 मीटर इधर से कम करेंगे, 1 मीटर नीचे से कम करेंगे, तो 1 और 1 2, 104 में से 2 मीटर कम करेंगे तो अंदर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई 102 मीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 118 में 102 जोड़ देंगे, 118 प्लस 102 कितना आ जाएगा? 220। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 गुणा 220 मीटर। ये सिर्फ अंदर वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। इस पे व्हाइट लाइनिंग हम कर रहे हैं, इसके 1 मीटर का कॉस्ट ₹2.5 है। तो इतने मीटर का कॉस्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2.5। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चे 2.5 दूनी 5, 5 की 220 में गुणा करेंगे ₹1100। ₹1100 सवाल का आंसर है। बताओ मेंस के पेपर में इतने आसान सवाल आएंगे तो क्या बच्चे कर नहीं लेंगे खुद से? शिवानंद कह रहे हैं सर बेसिक पढ़ाओ। शिवानंद बेसिक तो मैंने कब कब पढ़ा दिए बेटे, खत्म भी हो गया। कब तक बेसिक उलझाते रहेंगे? जिंदगी में कभी बेसिक से आगे मत बढ़ लेना तुम। चले रेक्टेंगल समाप्त। ये जो पढ़ाया था ये बेसिक है, ये जो पढ़ाया था ये इस पे सवाल ना करवाऊं मैं कि इसी को बताता रहूं? हैं बताओ। 118 कैसे आया भाई? ये जो रास्ता है ये 1 मीटर चौड़ा है। अगर आप सवाल पूरा पढ़ लो तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाए। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 1 मीटर इधर से कम करेंगे, 1 मीटर इधर से कम करेंगे। 100 ये बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई है 120, तो 120 में से 2 मीटर कम हो जाएगा, अंदर 118 मीटर बचेगा। पेरीमीटर होता है आयत का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, दुगुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते हो भाई? फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते? बताओ पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, तुमको पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं याद हुआ। किस काम के बालक हो तुम? क्यों फीस भरें तुम्हारे मां बाप? क्यों करें? पूरा आयत खत्म हो गया, इनको पेरीमीटर नहीं समझ आया, पता क्या होता है, तो क्या करेंगे? सवाल को कई कई बार पढ़ना पड़ता है। सवाल कोई नहीं पढ़ोगे कई कई बार तो कैसे काम चलेगा? सर जी किसी भी खर्चे के लिए परिमाप ही निकालना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस अंदर वाले रास्ते पे सफेद लाइन खींच रहे हैं। सफेद लाइन के 1 मीटर, मीटर होता है लंबाई, 1 मीटर लाइन खींचने का खर्चा ₹2.5 है। तो पूरे पे लाइनिंग करने का खर्चा कितना आएगा? तो अंदर वाले का परिमाप निकाला और उसको मल्टीप्लाई बाई 2.5 कर दिया। तुम लोग मुझे सच बताओ, तुम लोग 10th पास कैसे हुए? सवाल पढ़ो। 102 कैसे आया भाई? बाहर वाले आयत की जो लंबाई चौड़ाई है 104 मीटर है,
इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा, ध्यान से सुनो, एक आयताकार पार्क है, 120 मीटर लंबा, 104 मीटर चौड़ा, दिखा। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है। इस पार्क के भीतर एक रास्ता है 1 मीटर चौड़ा, बाहर नहीं है, इसके चारों ओर नहीं है, इसके अंदर रास्ता है 1-1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब अगर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 104 मीटर है, 1 मीटर चौड़ाई ऊपर से कम कर लो, 1 मीटर नीचे से कम कर लो, 1 और 1 2, 104 में से 2 मीटर कम करोगे तो अंदर वाले की चौड़ाई 102 मीटर ही तो बचेगी। हद होती है भाई, कितनी बार इस बात को समझाऊं मैं। सर ये समझ नहीं आया, पेरीमीटर ही क्यों निकाला? भाई तुम पागल हो क्या? थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के पास? ये कोई रटने वाली चीज थोड़ना है। अब बोला है ए वाइट लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाइट लाइन ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज टू बी पेंटेड अलोंग द इनर एज ऑफ द पाथ। इस रास्ते के अंदर वाले किनारे पर एक व्हाइट लाइन पेंट करनी है, व्हाइट लाइन बिल्कुल मामूली सी चौड़ाई की। तो इसके अंदर वाले पे जो ये रास्ता है, इसके अंदर वाले पे एक व्हाइट लाइन पेंट करनी है, सफेद ब्रश से पेंट करेंगे, ऐसे व्हाइट आउटलाइन करनी है, व्हाइट कलर की, पूरे पे व्हाइट कलर की, जिसके 1 मीटर का खर्चा 2.5 रुपए आएगा। 1 मीटर लंबी व्हाइट लाइन खींचने में खर्चा 2.5 रुपए आएगा। तो पूरे का खर्चा कितना आएगा भाई? तो पूरे का ये निकालो कि कितनी पेरीमीटर है, चारों ओर कितनी बाउंड्री है, उसको 2.5 से गुणा कर दो। भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जिसको अगर अब भी ना समझ में आई हो, प्लीज तैयारी करना छोड़ दो और कोई और काम कर लो अपना। सच्ची में आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस 0 हैं, 0 चांस हैं, और लग भी गए तो 4-5 साल लग जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल जवानी खराब करने का कोई मतलब है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, कोई इतनी मोटी तनख्वाह नहीं है, ठीक है। 5 साल मेहनत करके लग सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सच्ची है ये बात, कोई टीचर कहता नहीं, पर वास्तविकता यही है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा यहां पर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, तो जैसे मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल आयत समझा दिया, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रेपेजियम। तुम्हारी वजह से सिलेबस पीछे छूटता है, एक छोटी सी बात को समझने में 10-10 मिनट खराब करते हो, बताओ आप, सिलेबस भी पूरा नहीं होता। बालक तो ऐसा होता है कि उसको एक बात समझाओ, आगे की 2 खुद से समझ ले। ये तो फायदा है ग्रेजुएशन का। क्या फायदा है? ग्रेजुएशन करके 10वीं का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, और 10वीं के सिलेबस में इतनी मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब 10वीं आपने पास ही नहीं करी। बालक तो वो है कि एक बात सिखाएं, उसको 4 आगे की खुद समझ ले। ट्रेपेजियम, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब एक बात बताओ, ट्रेपेजियम क्या होता है? व्हाट इज ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम मेरे दोस्त एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर समांतर हो, जिसमें मेरे दोस्त एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, समांतर होता है, जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने यहां बना है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। हमने आपके सामने स्टूडेंट ये बनाया ABCD, ये ऐसा
क्वालिटल है जिसमें साइड ए बी और साइड सी डी जो है आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पैरेलल का साइन होता है, यानी कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। एडी बी सी समांतर नहीं है, केवल साइड का ही एक अपोजिट पेयर पैरेलल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। समझ में है? ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। अब पढ़ते ही नहीं हो संजय, पढ़ के ही नहीं आते। तो ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा क्वालिटल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चतुर्भुज की किन्हीं भी दो विपरीत भुजाओं का एक पेयर समांतर हो। ये पेयर समांतर है, ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल हैं, और बाकी जो है एडी और बीसी वो आपस में पैरेलल यानी कि समांतर नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। ट्रेपेजियम होता क्या है? जिसको परिभाषा ना समझ में आती वो चित्र से समझ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक विपरीत अपोजिट भुजाओं का एक पेयर पैरेलल हो, दूसरा पेयर पैरेलल ना हो। ठीक है भाई। अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, क्योंकि मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में हम केवल एरिया के रिलेटेड बात करेंगे, इसकी जो और प्रॉपर्टी है वो ज्योमेट्री में पढ़ी जाएंगी। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो देखो, पैरेलल लाइन आप जानते हैं समांतर भुजाएं। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहे, जो कभी एक दूसरे को ना मिले वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे इनके बीच की दूरी यहां 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5 ही सेंटीमीटर है, आगे इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रहेगी। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, समांतर। सपोज इन दोनों समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो ये है h, ये h है मेरे दोस्तों, ये ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस है h। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2, 1/2। ठीक है भाई, नाम दे देता हूं मेरे प्यारे भाई, 1/2, 1/2। ये वाली जो पैरेलल साइड है इसको मैं नाम देता हूं कि स्मॉल ए है, भाई इसको मैं नाम देता हूं कि ये आपका स्मॉल बी है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ये होता है ट्रेपेजियम के एरिया का कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो और इसको याद कर लो, यही बेसिक है, समझ में? ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। अमन कह रहे हैं सर सिलेबस फास्ट करो। अमन, इससे फास्ट समझने की बच्चों में काबिलियत ही नहीं है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। शिवम कह रहे हैं सर रीजन। शिवम, रीजन नहीं समझ सकते तुम, केवल आपको कंसेप्ट याद रखना है। मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि कहां से आया, पर मेंसुरेशन में नहीं, ज्योमेट्री में। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, अरे पेरीमीटर कुछ नहीं करना, चारों भुजाओं को जोड़ दो, आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब चारों ओर की भुजाओं को जोड़ दो, हो गया पेरीमीटर। कोई फॉर्मूला नहीं इसके लिए, चारों भुजाओं का योग बराबर पेरीमीटर, बात खत्म। चलो सवाल करो, जैसे ये रहा आपके सामने। नहीं प्रताप, ऐसा नहीं है। एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की लंबवत दूरी, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे सवाल है, सवाल हिंदी में ही है, इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है। इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हाइट 35 फीट है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई मेरे दोस्तों 42 है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? बोलता हूं,
एरिया ऑफ ए ट्रपेजियम इज 1785 फीट स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रपेजियम इज 1785 फीट स्क्वायर। The distance between the parallel side, is 35 feet. And one of the parallel side length is 42 feet. Find the length of another parallel side. Find the length of another parallel side. एक ट्रपेजियम है, उसका एरिया 1785 है, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 35 फीट है, एक पैरेलल साइड की लंबाई 42 फीट है, दूसरी पैरेलल साइड की लंबाई आपसे पूछी है। समझ में आया? तो भाई एरिया क्या होता है? एरिया, ट्रपेजियम का एरिया 1785, एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। भाई एक पैरेलल साइड आपको 42 फीट दी है, दूसरी पैरेलल साइड को सपोज मैंने बी मान लिया, बी जो आपको निकालनी है। एक पैरेलल साइड 42 है, दूसरी को मैंने बी मान लिया, ये आपको निकालना है। और बीच की डिस्टेंस कितने? 35। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 35, 35 समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। अब 35 से देखो चला जाएगा कितनी बार? 35, 35 5 से 175, 3 बचेगा, 35 से कम 35, तो आ जाएगा कितना भैया? 2 की 51 में गुणा, 51 दूनी 102 और ये माइनस का 42, 102 माइनस 42 यानी कि 60 फीट इस सवाल का आंसर है, दूसरी भुजा की लंबाई। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए हैं। आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट एक और सवाल आपसे पूछता हूं, ये करो, बनाओ। CHSL टीयर 1 का एक ट्रपेजियम की पैरेलल साइड 21 और 14 है, इसका एरिया 875 है। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? पैरेलल साइड के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो ट्रपेजियम का एरिया मेरे दोस्तों, ट्रपेजियम का एरिया होता है 875, दिया है सवाल में। ट्रपेजियम का एरिया बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम, यानी कि 21 + 14 यानी कि 35 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू h। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 35 से, 35 से जाना चाहिए भैया। 35 दूनी 70 बचेगा 175, 35 पंजे 175, तो हाइट आ जाएगी बच्चों पैरेलल साइड के बीच की दूरी 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। कर पाओगे? आगे चलते हैं, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 67, ये करो। ये मेंस के पेपर में आया सवाल, 2022 के मेंस में। आप खुद देख लो कितने आसान सवाल मेंस के पेपर में आते हैं। जिस बच्चे ने फॉर्मूला याद कर रखा वो भी कर लेगा, लेकिन फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। मैं आपको करने के लिए बोलता हूं, बताओ जी इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, बनाएं। एक ट्रपेजियम की दो पैरेलल साइड की लंबाई के बीच अंतर 12 है। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी 60 है। यदि ट्रपेजियम का एरिया 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक पैरेलल साइड की लंबाई ज्ञात करें। कौन करेगा जी सवाल का आंसर? देखो सवाल 1 सेकंड में किया जा सकता है, मेंस में इतना आसान सवाल पूछा है। हमने मान लिया कि ट्रपेजियम की दो पैरेलल साइड होती हैं, उनकी लंबाई है ए और बी। तो ट्रपेजियम का एरिया दिया है 1380 बच्चों, तो ये जो ट्रपेजियम का एरिया ये क्या होगा? 1380 बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी
इनटू पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 60। अब 2 से मेरे दोस्तों 30 बार चला गया। अब 30 से कितनी बार चला जाएगा ये? 3 चौक 12, 3 चिंग 18, यानी कि पैरेलल साइड का सम आ गया 46। पैरेलल साइड का योग 46 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पे दोनों साइड को जोड़ के 46 आता। मैं आगे नहीं करूंगा। 31 + 19 50, 24 12 36, 27 और 15 42, 29 और 17 46 ही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बस सवाल समाप्त। इतना ही आपको करके छोड़ देना है। सवाल में यह दिया हुआ है कि पैरेलल ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड का डिफरेंस 12 है, यानी कि पैरेलल साइड की लंबाई को मैंने ए और बी माना, उनका अंतर 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन से करने की कोशिश करता, सारे ऑप्शन में डिफरेंस 12 का दे रखा है, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मुझे बड़ी भुजा निकालनी है तो कैसे आएगी बच्चों? मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि अगर 2 संख्याओं का सम दिया है, 2 संख्याओं का डिफरेंस दिया है, 2 संख्याएं ए और बी, उनका सम दिया है, ए + बी 46, उनका डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होगी ए का मान जोड़ के आधा कर दो। ए का मान होगा 46 और 12 को जोड़ के आधा कर दो, 40 12 58 का आधा 29। छोटी भुजा बी की जो वैल्यू होगी घटा के आधा कर दो, 46 - 12 34, 34/2 70, ये आ गया ए और बी की वैल्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल ये बनाइएगा। सवाल बिल्कुल मैं लेटेस्ट करवा रहा हूं जिससे आपको कि अंदाजा लग पाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल देखो स्टूडेंट, ये सवाल अभी एमटीएस 2022 के पेपर में पूछा गया है। रिसेंट पेपर हुआ है 1.5-2 महीने पहले। करो इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइए। बिल्कुल हो जाएगा आलोक। बता दिया सो में मैंने। ए फार्मर्स लैंड in the shape of trapezium which had its parallel side measuring 6.32 yards and 7.68 yards। एक किसान की जमीन है, वो समलंब के आकार की है, जिसकी 2 पैरेलल साइड जो समांतर भुजाएं हैं, एक तो है 6.32 यार्ड्स, यार्ड्स मतलब गज होता है, आप गज समझोगे, गज को इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं। 6.32 यार्ड एंड 7.68 यार्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 5.5 यार्ड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड की वो 5.5 यार्ड से। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द लैंड इज 1200 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। भूमि की जुताई का जो खर्च है वो 1200 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, यानी कि 1 स्क्वायर गज का जो है जोतने का खर्च 1200 रुपए है। तो आपसे पूछा कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा पूरे खेत को जोतने के लिए, पूरे खेत की अगर हमको पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो खेत है आपके ट्रेपेजियम के आकार का है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड का सम क्या आएगा, 6.32 में 7.68 जोड़ देंगे, 7 4 13, और ये 1 आ जाएगा जी 14। ये आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 14, और उन डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस आएगी 5.5। ये आगे यहां तक, इसमें 1 पैसे की कोई परेशानी नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां तक आ गया ये ट्रेपेजियम का एरिया। अब ये स्क्वायर गज में आया है। अब सवाल बोल रहा है कि 1 स्क्वायर गज का जो हम अगर जुताई करेंगे तो 1200 खर्चा आएगा। तो भाई इतने का कितना आएगा, मल्टीप्लाई भाई 1200। समझ में आया? गज एक तरह की लंबाई है, जैसे कि मीटर होता है ना, वैसे ही। समझ में आया? तो आप देखो यहां से ये 0 से तो 1 दशमलव कट ही जाएगा, और 2 से आपका 120 60 बार। तो 14 गुणा 55 गुणा 60 आ जाएगा जी 330 रुपए। यानी कि एंड में 0 आएगा 1, 55 × 60 3300, सॉरी 55 6 300 3300। एंड में 2 0 आएगा, 2 0 के बाद 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये आंसर है बी ऑप्शन। आप 55 में 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, आप 14 में 7 का मल्टीपल भी यहां से चेक कर सकते थे। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। ठीक है। किसी बच्चे को डाउट इस सवाल में? चलेगा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। तो
तो आज की क्लास को विश्राम देते हैं, ये आपका समाप्त है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि सर्कल में मेंसुरेशन के कौन कौन से सवाल बनते हैं। उसमें आपको वृत्तखंड पढ़ना है, त्रिज्यखंड, सेक्टर का एरिया निकालना सीखना है, ठीक है ना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं। सर्कल सर्कल ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे मेंसुरेशन 2D में, कल जो है मैं किसी कारण से बाहर जाऊंगा, शायद आपकी क्लास ना हो पाए, तो मैं परसों करवाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि कल भी आपकी क्लास हो। ठीक है, चले दोस्तों, बाय।